हम लोग जब छोटे थे तो घर में 22 लोग रहते थे एकदम पे। अच्छा, साल में एक ही बार पैलेस क्यों खुलता है? 1960s में, अर्ली 1960s में पैलेस में आग लगी, लगभग पूरा ही पैलेस उसमें जल गया। आपको अगर कंपैरिजन मिलता कि आप बीजेपी या कांग्रेस में से ब्लाइंडली चूज कर सकते हो, आपको फैमिली का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस समय के जो आदि बाबा थे उनके पर्सपेक्टिव से आप क्या चूज करें? लोग कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, उसी के बेसिस पे आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाए हैं, और लोग उसको बहुत अंडरमाइन करते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नाथूराम ही सही थे या गांधी जी गलत थे। गांधी जी ने ही भगत सिंह जी को मरने दिया। जब आफ्टर ही गॉट अरेस्टेड फाइनल सजा सुनाई गई, गांधी जी चाहते तो उस टाइम बचा रहे। माया माई से आपकी पूरी फैमिली का, पूरे सरगुजा वासियों का, सबका बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। आजकल रामगढ़ की भी बात आ रही है। राम जी का नाम लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, बहुत, पर वैसे मैं मांगने में बिलीव नहीं करता। ये लास्ट टाइम मुझे टीएस बाबा के साथ ही फील हुआ था। टीएस बाबा का ऐसे बहुत नेशनल लेवल पे भी चीज़ उठी थी कि सबसे रिच एमएलए एमपी, ऐसे जो बातें निकलती है कि 475 करोड़ के एसेट्स एंड 100+ करोड़ की लाइबिलिटीज़ उन्होंने ओपनली शो की। मेरे को आज भी याद है, हम लोग के 12th के प्री बोर्ड से हम लोग सब ने डिसाइड किया कि नहीं, आज हम प्री बोर्ड बंक करके क्रिकेट खेलेंगे, एग्जाम्स बंक करके। नेक्स्ट 5 से 10 साल में आदि बाबा अपने आप को क्या क्या करते हुए देख रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको दिखने वाले हैं, क्या चीज़ होने वाली है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TSS के एक और शानदार से एपिसोड में। और आज जो हमारे साथ में यहाँ पर गेस्ट हैं, जो हमारे पूरे चैनल है, जो शो है, इसके सेकंड एपिसोड में, और बोल सकते हैं कि फर्स्ट एपिसोड ही था वो, इनके फादर TS सिंहदेव जी हमने सपोर्ट किया था उन्होंने, और अब हमारे सामने उनके बेटे और युवा नेता भी बोल सकते हैं, हम सबके भैया आदि बाबा। स्वागत है आपका TSS पे। थैंक यू, आपने बुलाया, मौका दिया साथ जुड़ने का। आदि बाबा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि एक राज परिवार से आने के बाद आपका बचपन कैसा था, आपके बचपन की यादें, आपके बचपन में ग्रोथ, परवरिश, वो कैसी थी? मुख्य समय भोपाल में बीता। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रैंडफादर IAS थे, तो वहाँ सेटल हो गए थे, तो स्कूलिंग वगैरह शुरुआत में भोपाल से हुई। एंड छुट्टियों में सरगुजा आना होता था। अच्छा। खासकर गर्मियों की छुट्टियों में और दशहरा के समय सरगुजा आना होता था। क्योंकि वो आधिकारिक बैकग्राउंड से थे, तो घर में ऐसा कोई एनवायरनमेंट ही नहीं था जैसा कुछ रॉयल बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ है ना, ऐसी कोई खास बात होती थी। इनफैक्ट क्लास 6 में बोर्डिंग स्कूल गया शिमला, एंड वहाँ पे लाइब्रेरी में एक दिन ऐसे ही बैठ के हम लोग अपने बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो एक फ्रेंड ने एक बुक निकाल के दिखाई जिसमें मेरी और सिस्टर की छोटी बचपन की फोटो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ थी। अच्छा। और उस बुक का टाइटल था कि रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया। ओके। तो उस दिन समझ आया कि ऐसा भी कोई बैकग्राउंड है 6th क्लास में। अच्छा। कि ऐसा भी कोई बैकग्राउंड है घर का, क्योंकि घर में ऐसी बात या इस विषय पे बात या ऐसा कोई मेजर डिस्कशन कभी होता ही नहीं था। एंड बहुत ही सिंपल नॉर्मल चाइल्डहुड रहा, क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए। जी जी। और काफ़ी बहुत लेट लाइफ में ऐसा पता चला कि बैकग्राउंड और इस हिस्ट्री। परिवार में आपसे बड़े और कौन कौन थे जिनसे आप उम्मीद करते थे, या हो सकता था जिनके थ्रू आपको सीखने को मिला होता, या आपके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बहुत बचपन में बताया गया होता? वो कौन लोग थे? एक तो हम सब जानते हैं TS बाबा, और कौन कौन थे आपसे बड़े आपके परिवार में? ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे। ग्रैंडफादर पास्ड अवे 2001 में। हम लोग बहुत छोटे थे, 11 साल का था सब में जब वो ही पास्ड अवे। तो बचपन भर उनको देखा। इनफैक्ट रॉयल फैमिली एंगल से कम देखा, एंड ब्यूरोक्रेटिक सर्विस एंगल से ज़्यादा देखा। उनसे काफ़ी हम लोग इंस्पायर्ड भी थे। पर्सनली मैं भी काफ़ी इंस्पायर्ड भी था उनसे। बचपन में बहुत मन भी था IAS में जाने का जब छोटा था। बाद में फिर साइंस बैकग्राउंड हो गया, तो दूसरी तरफ चल पड़े। ग्रैंडमदर के साथ बहुत इंट्रैक्शन था, उनके थ्रू काफ़ी लेटर इन लाइफ पता भी चला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लोकल हिस्ट्री, यहाँ की कल्चरल बैकग्राउंड, वो सब उनके माध्यम से काफ़ी पता चला। तो ये आपकी जिज्ञासा थी जिसकी वजह से आपको पता चला, या उनका इंटरेस्ट था उसके वजह से? क्योंकि आप बता रहे हैं 6th में आपको इस बारे में नॉलेज होना शुरू हुआ। एक्चुअली खुद उन लोग ने कभी इसको इम्पोज नहीं किया। जब खुद का आपने मतलब जैसे मैंने जाना, पूछना शुरू किया, तब उन्होंने अपनी तरफ से बताना स्टार्ट किया।
एक ये एंगल हुआ कि आप रॉयल फैमिली से आते थे, उसके बारे में आपको लेटर ऑन पता चला कि आपकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड कैसी थी, लेकिन ये तो बचपन से अनुभव होगा कि बाकी जो आसपास में जो क्लासमेट्स हैं या जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेट ऑफ लाइफ में, या फिर बोल सकते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक अच्छे बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो उस चीज़ का आपको कब मतलब फील हुआ कि एक्चुअली मेरे पास वो चीज़ें एक्स्ट्रा है, या फिर वो कभी फील नहीं होने दिया कि आपको नॉर्मल तरीके से परवरिश मिली? एज सच कभी फील नहीं होने दिया, मतलब कोई भी ऐसी चीज एक्स्ट्रा नहीं रहती थी जो क्लासमेट्स के पास हो ना हो। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था तो कोई गिफ्ट भी नहीं मिलता था कुछ चाहिए भी होता था तो मिनिमम रिजल्ट लाना पड़ता था या कुछ अचीव करना पड़ता था, उसके बाद ही कुछ मिल पाता था। हम लोग जब छोटे थे तो घर में मेरे को याद है 22 लोग रहते थे एक टाइम पे। अच्छा। महाराज दादा मतलब ग्रैंडफादर के यंगर ब्रदर की फैमिली भी सब साथ रहते थे, सरगुजा से रविंद्र प्रताप जी थे, उन लोग की फैमिली भी साथ रहते थे, लोग 4 बच्चे थे। तो हम लोग सब एक बहुत ही जॉइंट फैमिली के माहौल में वैसे बड़े हुए, चहल पहल वाले घर में बड़े हुए। घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, सरगुजा से लोग आते जाते रहते थे लगातार, रोज घर में 30-40 लोग का खाना बन रहा था। तो बट ये कभी, और बहुत बेसिक सब कुछ था, ऐसा नहीं कि कुछ फैंसी हो रहा था या कोई फैंसी लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे। बट हाँ ये था कि डेफिनेटली क्योंकि जो बैकग्राउंड था तो उसका एक जो प्रिविलेज रहता है वो तो जैसा कि आप अननोटिस था, पर था। हाँ, जैसा कि आप बता रही गर्मी की छुट्टियों में या फिर कभी दशहरा की छुट्टियों में आपका आना होता था, तो उस समय पे अपना जो मेन सरगुजा पहले से वहाँ जाना होता था? हाँ, दशहरा के समय पूजाएं होती थी हमारे जी के यहाँ मंदिर में भी पूजा होती है, आज भी होती है। उस पूजा में बैठने का मौका मिलता था। पैलेस में शस्त्र पूजा, द्वार पूजा, अन्य चीज होती थी तो उसमें बैठने का मौका मिलता था। बट वो ऐसा लगता था कि हम लोग अपना कस्टम निभा रहे हैं। वो बाद में जाके समझ आया कि इन चीज़ों का महत्व और इम्पोर्टेंस क्या था। बिल्कुल। सो पैलेस के बारे में आपको हिस्ट्री की नॉलेज कब मिलना शुरू हुई कि हाँ पैलेस का इतना सिग्निफिकेंस है? और अब तो बहुत बात होती है सरगुजा पैलेस की, और मैं तो जितना देख रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया बात होती है कभी कभी कि वो चीज़ें हिस्ट्री की बुक्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ एक ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे जो टाइगर्स का जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा हंटिंग का उस समय पे, तो बहुत प्राइड का है क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हंट करने का रिकॉर्ड होना बहुत बड़ी चीज़ है। और वो चीज़ें आज भी हम उनके सिग्निफिकेंस जब पैलेस में जाते हैं, साल में 1-2 बार ही पैलेस खुलता है, उस समय जाते हैं तब वो देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन अगर आपको इसका आंसर पता हो कि साल में एक ही बार पैलेस क्यों खुलता है? पैलेस वैसे खुला रहता था जी, हमेशा। जो पुराने समय में वहाँ पे दरबार भी लगता था, प्री इंडिपेंडेंस पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वहीं था, लोगों की समस्याओं के लिए सेक्टर्स भी, सेक्शंस भी वहाँ बने हुए थे। 1960s में, अर्ली 1960s में पैलेस में आग लगी। ओके। मेजर फायर था, लगभग पूरा ही पैलेस उसमें जल गया क्योंकि पैलेस का इंटीरियर पूरा वुडन था। ओके। जैसे आज सीमेंट की छत डरती है, वो छत नहीं थी, ब्रिक की वॉल्स होती थी जिनको वुडन राफ्टर्स से सपोर्ट किया हुआ था। और बहुत सारे वेलवेट के उस समय जैसा बताते हैं, हम लोग का तो देखा हुआ नहीं है, पर वेलवेट के ऊपर शामियाना थे, बहुत सारा वो था। तो सब जब आग फैली तो पूरे ही पैलेस में लगभग आग फैल गई। एंड उसके बाद काफ़ी स्ट्रक्चरल डैमेज भी हुआ। 1980s तक फैमिली के कुछ लोग पैलेस में रहे भी, बट उसके बाद जब गिरने लगा क्योंकि बारिश का पानी का लोड नहीं ले पाया और फायर डैमेज के बाद, तो उसके बाद 1980s के बाद वहाँ रहना बंद कर दिया। और हम लोग कोठी घर में शिफ्ट हो गए। बाकी फैमिली मेंबर्स थे, यूएस दादा साहब लोग थे तो वो सरगावा शिफ्ट हो गए। तो ऐसे करके फैमिली बाहर शिफ्ट हुई। इसलिए फिर वो सिर्फ सेरेमोनियली साल में जब पूजा होती थी या दशहरा का फंक्शन रहता था तभी खुलने लगा। तो इस हिसाब से अभी भी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कभी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें जो उस समय से डैमेज हुई हैं और उसके बाद तो और 50-60 साल 70 साल हो चुके हैं, तो धीरे धीरे और थोड़े से डैमेजेस वो बढ़ रहे हों और कुछ चीज़ें हो। पुरानी बिल्डिंग में क्योंकि सुर्खी चूना का प्लास्टर होता था, ब्रिक्स भी पुराने ज़माने की थी, तो ये पेड़ का बहुत डैमेज होता है। पेड़ के सीड्स वहाँ पे जल्दी फंस जाते हैं, पेड़ उगने लगता है, उससे काफ़ी डैमेज आज भी होता है। उसको बार बार हर साल रिपेयर करना पड़ता है। पानी अगर गिरता है, अगर प्लास्टर जहाँ खुल जाता है तो चूने को भा देता है, तो वहाँ पे कई बार दीवार भी गिर जाती है। तो उन चीज़ों को आज भी हम लोग को मेंटेन करते हैं। तो बाबा ये हमको भी एक प्राउड लगता है, तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ा प्राउड होता होगा पैलेस में जाना भी और सोचना कि यहाँ पे दरबार लगता होगा। ये इमेजिनेशन है, बहुत कितनी बड़ी चीज़ें हैं। सो हम उनको जो आजकल काफ़ी सारे हेरिटेज साइट्स के जो बोल सकते हैं रिजर्व करने वाले आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, तो हम उनके थ्रू एक बार इसको पूरा क्यों रिनोवेट करके एक अच्छे रूप में प्रेजेंट नहीं करें, जिससे कि हमारी आज की जनता को भी और अंबिकापुर में थोड़ा टूरिस्ट भी बढ़ सकता है। प्रयास चालू है। ओके। मेरे को लगता है अगले कुछ आने वाले सालों में ही आपको उसका आउटपुट दिखेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी अंबिकापुर के लिए भी, टूरिज्म भी बढ़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल। और अंबिकापुर में आने के लिए अभी सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है लोगों को, मेन पार्ट। तो ऐसी और भी चीज़ें होंगी जो हिस्ट्री से भी जोड़ रही हैं, साथ में नेचर से भी, एंड फिर मामा माया जी का इतनी बड़ी कृपा पूरे अंबिकापुर पे है, तो ओवरऑल अंबिकापुर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। हम लोग प्रयास में हैं अभी जी जी। कुछ कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स और इन लोग से बात चल रही है, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मेरे को लगता है अगले कुछ साल में जी। आपको एक अच्छे रूप में पैलेस को देखने को शायद मिले। सो बाबा, आपका ये करते करते फिर जाना हुआ फॉरेन स्टडीज़ के लिए, और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सो वो बैकग्राउंड अचानक से कैसे चूज हुआ और शिफ्ट कैसे हुआ इन सब चीज़ों से उस तरफ? स्कूल में क्लास 10th में लकीली थोड़ा ठीक पढ़ाई में परसेंटेज वगैरह आ गया था। साइंसेज में इंटरेस्ट था, साइंस मैथ्स में इंटरेस्ट था। जी जी। तो PCM स्ट्रीम ले ली। कुछ सोचा नहीं था क्या करना है। हम लोग के एक टीचर थे, केमिस्ट्री टीचर मोहित सर। अच्छा। उनने देखा कि ये लड़का शायद ठीक पढ़ रहा है, तो उन्होंने काफ़ी पुश किया, सपोर्ट किया, कोचिंग्स की तरफ डाइवर्ट किया। खुद से तो ज्वाइन नहीं की थी। 12th में कोचिंग थोड़ी करने का मौका लगा, एंड रैंक उस टाइम IIT EEE में ठीक आ गई थी। जी जी। तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मौका लगा। सिर्फ फिजिक्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था भी, आज भी है, और उसी के कारण फिर मैकेनिकल चूज़ किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके दिल्ली से 4 साल इंजीनियरिंग की, एंड उसके बाद बाहर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में मास्टर्स करने का मौका लगा। इट वॉज मेनली आउट ऑफ इंटरेस्ट। पढ़ाई का शौक था, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं था। पढ़ाई का शौक था, खेलने का भी शौक था, लेकिन तो कब ये नहीं लगा कि सब कुछ तो रखा है, मैं क्यों इतना पढ़ लिख रहा हूँ और क्यों मेहनत करूँ इतनी? हम लोग को ऐसा कभी ना महसूस घर में करने दिया, ना कभी हुआ कि ऐसा कुछ है या कुछ रखा है, एंड कुछ एक्चुअली रखा भी नहीं है। एक जबकि विरासत को बचाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के इस परिक्षेत्र में। जो जैसे पैलेस का ही आपने बात किया, तो उसको मेंटेन करना अपने में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फाइनेंशियली भी एक एक्सपेंडिचर है। तो उन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए आई थिंक सेल्फ सस्टेन होना, केपेबल होना, वो भी ज़रूरी है। एंड बैकग्राउंड से एटलीस्ट एक अच्छी एजुकेशन मिली, उतना एडवांटेज मिला सोसाइटी में, तो उसको आउटपुट देने का हमेशा ये था कि अपने कैपेसिटी पे आउटपुट दो, जो है उस पर आउटपुट नहीं देना। आप खुद क्या कर सकते हो वो करके दिखाओ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, TS बाबा के बेटे होने के नाते आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शुरुआत से ही एज हैप्पीनेस या ऐसा लगा था कि हाँ मेरे को ये करना, ये मेरा फ़र्ज़ है, या फिर कभी कभी वो प्रेशर भी फील होता है कि यार ये मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता? टेक्निकली मैं उनके छोटे भाई का बेटा हूँ। हाँ जी। तो क्योंकि दोनों ब्रदर्स में एक मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ही बच्चे हैं जी। तो उन लोग की तरफ से कभी प्रेशर नहीं था। उन लोग की तरफ से हमेशा फ्रीडम रहा कि तुम लोग अपनी लाइफ में आप लोग को जो करना है आप लोग करिए। जैसे मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, सिस्टर को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, तो उनने हमेशा फ्री हैंड दिया और बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेल करने का मौका दिया और मेरिट पे मौका दिया। जैसे मेरे को भी बाहर जाना था, तो ये था कि तुम अच्छे नंबर्स लाओ, स्कॉलरशिप लाओ तो जाओ, हम लोग की तरफ से कोई मनाही नहीं है, बट अपने बेसिस पे खुद करो। एंड बाहर पढ़ा, पढ़ने के बाद वहाँ काम करने का मन था, तो उसमें भी कभी कोई बंदिश नहीं थी, बाहर करना है आप बाहर पढ़ी काम करिए। 4 साल बाहर काम करने का भी मौका लगा। ऑयल एंड गैस कंपनी थी स्लम्बर्जे उसमें। एंड जब खुद को ऐसा लगा कि नहीं, अब वापस आके अपने एरिया के लिए, अपने घर से जुड़ी चीज़ों में टाइम देना है। इस एरिया में वापस आने का एक मेजर रीज़न था कि पढ़ाई के टाइम पे रूरल डेवलपमेंट बेस्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन में रुचि आई थी। तो मेरे को लगा था कि अब घर के एरिया में आके यहाँ पे इस विषय में मैं कुछ कर पाऊँगा। तो उसी मन से वापस 2016 में अमेरिका से आया। एंड आके जब खुद चीज़ों में इंटरेस्ट आया, यहाँ की हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया, ये समझ आया कि छत्तीसगढ़ एंड झारखंड जैसे एरियाज़ की हिस्ट्री बहुत वेल एक्सप्लोर्ड नहीं है नेशनली। डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, येट किसी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से दुनिया के सामने नहीं रखा अपने यहाँ के बारे में, क्योंकि हम लोग के मेजर डॉक्यूमेंट्स फायर के टाइम डिस्ट्रॉय हुए। तो सराउंडिंग एरियाज़ के हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स से निकालना, कि कोरॉबरेट करना कि यहाँ की हिस्ट्री क्या थी, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया। यहाँ फिर पॉलिटिक्स में काम करने का मौका लगा। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी, कभी घर से प्रेशर नहीं रहा, जो खुद को ठीक लगा वो करने की फ्रीडम रही। इसमें एक बात आपने जो बताई और जो हमें सबको पता भी है कि जो TS बाबा के छोटे बेटे हैं, आप उनसे, उनके मतलब छोटे भाई के है ना, सो
आपको ये बात हमेशा से पता थी या कुछ समय के बाद, बड़े होने के बाद पता चली? आपके ध्यान में ये बात कब आई? अब मेरे को तो क्लियर था स्टार्टिंग से। तो आपको कभी भी ये डिफरेंस फील नहीं हुआ कि मैं अपने फादर के साथ क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? और वो खुद में कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या चीज़ें चल रही हैं? फैमिली तो आपकी ऑलमोस्ट साथ में ही रहती है और साथ में रहती तब। वो फादर भोपाल में थे, बड़े दाऊ यहाँ थे सरगुजा में, और इसलिए हम लोग की भी स्कूलिंग वगैरह सब भोपाल में हुई। एंड वो सब करके जब खुद लगा कि अब सरगुजा आके काम करना है, तभी फैमिली की तरफ से प्रेशर, मतलब उनने बोला कि हाँ आप जाके अब करिए। प्रेशर का ऐसा कभी कोई नहीं था। इनफैक्ट कभी बोला भी नहीं गया कि अपने से, जब तक खुद के मन से नहीं निकला। आई थिंक सबका यही था कि प्रेशरराइज करेंगे तो आदमी अच्छे से काम करता भी नहीं है, तो खुद के मन से निकलने दो। तो एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट किया ऐसा कि यहाँ आने का मन करे, पर जब तक खुद के मन से नहीं आया तब तक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ करना है। आपकी जो एजुकेशनल जर्नी थी उसमें आप फॉरेन गए, और फॉरेन के बाद जो यहाँ है उसका आपने कारण भी बताया कि रूरल डेवलपमेंट में आप धीरे धीरे काम कर रहे थे, और उसके बाद लगा कि यहाँ क्यों एक्सप्लोर हो सकता है। वो कितना हद तक हुआ यहाँ आने के बाद, और उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे पॉलिटिक्स में कैसे आना स्टार्ट हुआ? वापस जब आए तो उस टाइम ग्रैंडमदर की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो कुछ समय उनके साथ। आप ग्रैंडमदर से बहुत अटैच थे? हाँ, उनके साथ काफ़ी बचपन में टाइम स्पेंड करने को मिला, सीखने को भी मिला। इनफैक्ट एजुकेशन में जो रुचि आई वो कहीं ना कहीं उनके कारण थी, रीडिंग वगैरह में रुचि आई तो उनके कारण थी। वो बहुत टाइम भी हम लोग को देती थी। एंड तो कुछ समय उनके साथ हॉस्पिटल में थी, तो वहीं दिल्ली में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो उस समय सोच रहा था क्या करना है, कैसे करना है। वापस तो आ गए थे, तो यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फर्म स्टार्ट करने का सोचा। ग्राम वर्क्स करके एक फर्म भी इनकॉर्पोरेट किया, और उसी बीच में ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में ये घोषणा पत्र बनना था 2018 का। तब तक मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स से दूर ही रहता था, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था नहीं। एंड थोड़ा टाइम था, तो बड़े साहब बोले कि तुम लोग पढ़ लिख के आए हो, इतना कुछ करके आए हो, चलो मेरी मदद करो, और तुमको समझना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को ओवर 9 months रन किया गया। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में गए, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन में लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में 60 to 70 ऑर्गेनाइजेशन से मिले। गांव में जाके किसानों से, शहर में आए तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर सिटीजन्स, CAs, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स, ऐसे करके जितना स्पेक्ट्रम कवर कर सकते थे कवर किया। एंड तब आई थिंक एक रियलाइजेशन आया कि ये एक ऐसा फील्ड है, अगर मैं एक फर्म के लेवल से इम्पैक्ट करने की कोशिश करूं तो मैं एक लिमिटेड पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर पाऊंगा, एक गांव में काम कर पाऊंगा या एक नेबरहुड में काम कर पाऊंगा। ये एक ऐसा फील्ड है पॉलिटिक्स जिसमें अगर मौका कम लगता है, मेहनत बहुत लगती है, बाहर भी जाते हो, पावर में भी आते हो, पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बाय पॉलिसी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आप एक मच लार्जर ऑडियंस को इम्पैक्ट कर सकते हो। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा। फिर बैक एंड पॉलिसी में काम करने का मौका लगा। जब मिनिस्ट्री आई तो हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट थी बड़े दाऊ के पास, तो बैक एंड पॉलिसी ड्राफ्टिंग में काम करने का मौका लगा। आयुष्मान भारत योजना उस टाइम लागू थी, छत्तीसगढ़ में उसको एक्सपैंड करना था, तो 5 लाख का जो कवरेज था उसको बढ़ाना था। एंड जो नॉन कवर्ड, उसमें सिर्फ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं वही कवर्ड थे। हम लोग ने सोचा था, इनफैक्ट जब घोषणा पत्र बना रहे थे तभी यह बात आई थी कि इनकम टैक्स पेइज को क्यों नहीं एडवांटेज मिलना चाहिए। ये बार बार हम लोग की डिस्कशन में ये बात आती थी कि जो हेल्थ बेनिफिट्स यूनिवर्सल होने चाहिए, बिल्कुल, एंड आप टैक्स जमा करते हो तो एज अ टैक्स पेई आपको भी मिलना चाहिए। तो उसको यूनिवर्सल कैसे करें, तो फर्स्ट असाइनमेंट कहें तो वही मिला था मेरे को पॉलिसी में। तो उसमें फिर हम लोग ने डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना ड्राफ्ट करने में काफ़ी काम करने को मौका मिला, काफ़ी सेटिस्फाइंग भी था। 20 लाख का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज छत्तीसगढ़ में उस टाइम लागू हुआ, फर्स्ट स्टेट था जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू किया। तो वो भी एक बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। एंड धीरे धीरे लगा कि हाँ, इस फील्ड में अगर मौका लगे तो शायद अच्छा काम कर सकते हैं। आप बताएं कि आप पॉलिटिक्स में आने के पहले जो कुछ मंथ्स थे जब आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग ग्रुप से मिल रहे थे, उस समय भी लोगों को तो ये पता था कि आप इस फैमिली से आते हैं? नहीं, मैं बैकग्राउंड में रहता था। ओके, लोगों को तब नहीं मेरा काम था नोट टेकिंग, उसको ड्राफ्ट करना, तो हम लोग पूरा बैक एंड काम। तो तब तक लोगों को नहीं पता था, इसलिए हो सकता है तब तक लोग आपसे अप्रोच करके नहीं कुछ बोलते हो या रिक्वेस्ट नहीं होती हो। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि लोग आते हों, आपको एक मतलब एक पावर और पोजीशन में देख के उनकी रिक्वेस्ट होती हो कि
हम इस चीज़ से जा रहे हैं, या बहुत सारे वीकर सेक्शन से इनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो तब वो चीज़ें नहीं आती थी आप तक डायरेक्टली? क्योंकि हम लोग का पर्पस ये था जानकारी लेना। हाँ जी। जैसे उस मीटिंग ऐसा होता था कि हम लोग एक ग्रुप को इकट्ठा किया, फॉर एग्जांपल हम लोग रेलवे स्टेशन गए एंड कुली एसोसिएशन से वहाँ मिले। हाँ। तो मीटिंग को लीड जैसे वो बड़ेदाऊ उस टाइम घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, तो लीड वो करते थे, बट उसके फॉलो अप में उनसे बाद में कम्युनिकेशन की और कोई इश्यूज तो नहीं छूट गए, उनके पॉइंट्स को ड्राफ्ट करना, ये सब करना, तो उस हिसाब से इंटरेक्शन हुआ। बट उस टाइम मोर वर्क एज अ क्या कहेंगे एनालिस्ट के रूप में ज़्यादा था रादर देन अ पॉलिटिकल वर्कर। आपकी जो अपनी एक पहचान बन चुकी है, आदि बाबा के नाम से लोग पसंद करते हैं, आपका नाम आदित्येश्वर सिंह देव, लेकिन लोग आदि बाबा के नाम से ही जानते हैं ज़्यादातर और पसंद भी उसी नाम से करते हैं। ये आपकी पहचान बन चुकी है। इस पहचान को टीएस बाबा के बेटे होने की पहचान से अलग करने में आपको क्या क्या करना पड़ा, और इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीज़ें आपने की उसको करने के लिए? एक फैमिली बैकग्राउंड से आने के कारण एंड कहीं ना कहीं क्योंकि फैमिली इस फील्ड में इन्वॉल्व भी रही, हाँ जी, तो एक इंट्रोडक्शन तो डेफिनेटली मिल जाता है। कोई कहे कि इसका एडवांटेज नहीं है या ये नहीं है, तो इधर गलत होता है। आपको एक इनिशियल प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों से डायरेक्ट एक जल्दी कनेक्ट होने का एक माध्यम मिलता है। लेकिन जितना मेरे को समझ आया कि अगर पब्लिक लाइफ में सस्टेन करना है तो वो तभी पॉसिबल है अगर आप उस प्लेटफॉर्म के बियॉन्ड जाके एक कंटिन्यूस कनेक्टिविटी बना सकें। मैं को लगता है, तो मैं तो मानता हूँ कि मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ उस इशू में। बाय नेचर थोड़ा सा रिजर्व्ड हूँ, बहुत इजीली थोड़ा इंट्रोवर्टेड कह सकते हैं, तो वैसा नेचर है। बचपन में तो पब्लिक स्पीकिंग में भी डर लगता था, स्टेज पे चले जाते थे तो हाथ कांपने लगते थे, तो वैसा सॉर्ट ऑफ खुद का बैकग्राउंड रहा। तो इस फील्ड में मेरे को काफ़ी मेहनत अपने पर्सनली एज अ इंडिविजुअल मेहनत करनी पड़ती है टू बी मोर अप्रोचेबल एंड अवेलेबल। कई बार आज भी लोग शिकायत करते हैं कि फ़ोन उठाने में कमी करते हैं, होता भी है, कई बार बहुत उन चीज़ों को इम्प्रूव भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अपनी तरफ से सबसे बड़ा चैलेंज है टू बी कनेक्टेड, एंड जो प्लेटफॉर्म अगर मिला है तो उसको वो तभी आगे कारगर रहेगा अगर आप उसमें अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें, लोगों से कनेक्टेड कंटिन्यू रहें, और वही चैलेंज है और उसी पे काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसी पार्टी को ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इस पार्टी का आ रहा था। टीएस बाबा से भी मैंने क्वेश्चन किया था, तो बाबा का एक मतलब उनका यही पर्सपेक्टिव था कि मुझे पार्टी के एथिक्स अच्छे लगे, एंड साथ में ये भी एक रीज़न था। आपको अगर कंपैरिजन मिलता कि आप बीजेपी या कांग्रेस में से ब्लाइंडली चूज़ कर सकते हो, आपको फैमिली का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक ब्लाइंड व्यू बना के उस समय के जो आदि बाबा थे उनके पर्सपेक्टिव से आप क्या चूज़ करते हैं? जैसे मैं बहुत एपॉलिटिकल था, मैं आपको जैसे बताया, कॉलेज इनफैक्ट जब तक काम कर रहा था वापस आया, पार्टी कांग्रेस से एफिलिएटेड थी, तो ऑब्वियसली उस आइडियोलॉजी से ज़्यादा एक्सपोजर था रिलेटिवली, बट बहुत ही एपॉलिटिकल होने के कारण आई वाज ओपन टू ऑल व्यूज़। मतलब कभी ऐसा ये नहीं था बचपन से कि कांग्रेस। हाँ, मतलब दूसरे के बात सुन रहे हैं, यहाँ कुछ कमियां दिख रही हैं तो वो भी हम लोग घर पे पॉइंट आउट करते थे कि ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, यहाँ ऐसी कमी दिख रही है, ऐसा क्यों नहीं होता। बट व्हेन अपने खुद के व्यूज डेवलप करने का मौका लगा, आई मीन बियॉन्ड कॉलेज एंड ओवर द लास्ट, आप बोलो 10-12 आफ्टर 22-23 ही आप आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा क्लियर सोचने लगते हो। तब तक तो आप काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हो, मैलिबल होते हो, जो बात आ रही है उसको समझते नहीं हो, पढ़ते भी कम हो। तो इन विषय पे जब पढ़ने का मौका लगा तो कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स जो इम्पैक्ट किए, तो एक स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी राइटिंग से काफ़ी आई थिंक पर्सनली इन्फ्लुएंस भी रहा, पढ़ने का भी, पढ़ के भी अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन पावर अपने आप में। बिल्कुल। एंड सेकंड नेहरू जी, मेरे को तो लगता है आज इनफैक्ट कांग्रेस उनको उतना अच्छे से याद नहीं कर पाती, और उनकी जो थॉट की क्लैरिटी थी उसको आज कांग्रेस बहुत अच्छे से कन्वे नहीं कर पाती, शायद इसीलिए लोगों के बीच में उनको लेके कुछ मिसकंसेप्शंस भी डेवलप होते हैं। एंड गांधी जी तो ऑफ कोर्स हैं ही, एंड उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दे आर अनडिनाइबल, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंट्री नेहरू जी ने इनहेरिट की, 30 करोड़ 35 करोड़ की पॉपुलेशन, वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री एट दैट टाइम, कंप्लीटली कहें तो हमारे रिसोर्सेज, हमारी वेल्थ को एक्सप्लॉइट किया जा चुका था। मेंटली भी सब एग्जॉस्ट से सब ब्रेकडाउन हो चुका था कंट्री। वी डिडंट फूड
डेफिसिट था, खाना नहीं था उपलब्ध, फैमिन से लगातार उसके पहले 2 साल कई साल पहले बंगाल फैमिन आया था, उसके बाद भी भुखमरी की कंडीशन थी, एंड देन पार्टीशन प्लस पार्टीशन का ब्लडशेड, पार्टीशन का ट्रॉमा, पार्टीशन के कारण सोसाइटी के फैब्रिक में एक डिस्टर्बेंस। अगर कोई और कंट्री, और कई ऐसी कंट्रीज और भी थी जो उस समय बनी, कुछ रिलीजियस ग्राउंड्स पे बनी, कुछ डेमोक्रेटिक ग्राउंड्स पे बनी बट रिलीजन ऑन द बैकग्राउंड, कुछ ऑटोक्रेसीज बनी, राइट, जो उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर से फ्री हुई। कई कंट्रीज उसी पीरियड में 10-15 साल के पीरियड में फ्री हुई। मोस्ट ऑफ दोज कंट्रीज आज अभी भी अपनी फुटिंग ढूंढ रही बिल्कुल, चाहे वो सिविल उनके यहाँ डिसऑर्डर हो, चाहे मिलिट्री टेक ओवर्स हो, चाहे ऑटोक्रेटिक टेक ओवर्स हो, चाहे पॉलिसी में कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस हो। तो उस कंट्री को इनहेरिट करना, उस कंट्री को स्टेबलाइज करना, और कोई छोटी कंट्री नहीं, वर्ल्ड की उस टाइम भी बहुत पॉपुलस थी, आज तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस होने जा रहे हैं हम। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, जिसमें इतने सारे फैब्रिक्स हैं, चाहे रिलीजन के फैब्रिक्स हो, चाहे वेल्थ के फैब्रिक्स हो, चाहे कास्ट के फैब्रिक्स हो, चाहे थॉट के फैब्रिक्स हो, उनको एक उसमें बांध के रखना, उस टाइम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना जो आज तक सस्टेन कर रहे हैं, उस टाइम एक प्रोग्रेसिव आउटलुक लेना। लोग कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और लाया उसको अल्टीमेट रूप देके लोगों तक उन्होंने पहुंचाया, बट नेहरू जी की जो इंडस्ट्रियल एंड सोशल पॉलिसीज थी, जिन्होंने भुखमरी की स्थिति से हमें सस्टेनेंस तक लाया, जिन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बेसिक इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए, उसी के बेसिस पे आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाए हैं, और लोग उसको बहुत अंडरमाइन करते हैं। बिल्कुल, अभी इस बारे में और बातें होने लगी। सोशल मीडिया आने के बाद हर एक चीज़ पे डिस्कशन करने के लोगों को प्लेटफॉर्म मिला, और वो नेशनल लेवल पे मिला। तो जितने भी लोग कनेक्ट हुए, मान लीजिए कोई एक पोस्ट होता है किसी एक चीज़ के नेगेटिव पीआर के थ्रू, तो उस पर कमेंट करने वाले वैसे माइंडसेट के बहुत लोग अलग अलग पार्ट से जुड़ते हैं, एंड जब एक ही टाइप के कमेंट्स दिखते हैं तो जो अलग माइंडसेट लेके चल रहे थे, जो पॉजिटिवली सोच रहे थे, वो भी या तो हेजिटेट करते हैं या पार्ट गो विद द फ्लो में उसी के साथ चल जाते हैं, मान जाते हैं कि शायद यही सही होगा। जबकि जैसे मुन्ना भाई MBBS जो मूवी थी, और लगे रहो मुन्ना भाई जो मूवी थी, उनमें गांधी जी के बारे में जो चीज़ें दिखाई गई थी जिस तरीके से, उससे में लोगों के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया था। तो एक मूवी के आने से इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, फिर सोशल मीडिया के आने से लोगों को मेरे हिसाब से खुद से वो डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी भी टॉपिक की बात करने से पहले। एटलीस्ट वो बुक्स, उनकी रीडिंग्स, एक्चुअली क्या चीज़ें हुई थी जो लिखी हुई हैं। लोग सिर्फ कुछ बातों में, मतलब आज के डेट पे बहुत लोग बोलते हैं कि नाथूराम ही सही थे या गांधी जी ही गलत थे। किसी भी डिबेट में घुसने से पहले मेरे को लगता है कि आप उसकी फुल नॉलेज लो। मैक्सिमम लोग ये नहीं करते। जैसा आपने कहा कि परसेप्शन कितनी आराम से बनता है इस कंट्री में, एंड इनफैक्ट मैं भी उस परसेप्शन का शिकार था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब तक खुद नहीं पढ़ा था कि भगत सिंह जी के ऊपर मूवीज आई, एक सेंटिमेंट पॉपुलर हो गया कि गांधी जी ने ही भगत सिंह जी को मरने दिया। मैंने भी भगत सिंह जी को नहीं पढ़ा था तब तक, उनके थॉट्स को नहीं पढ़ा था। भगत सिंह जी बहुत ही सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट थॉट के, उन्होंने HR ऐसे भी बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी HSRA, एंड बहुत ही सोशली वेलफेयर एंड सोशलिस्ट माइंडसेट के वो थे, एंड ही बिलीव्ड इन डूइंग बाय एग्जाम्पल। जब आफ्टर ही गॉट अरेस्टेड एंड जब उनकी फाइनल सजा सुनाई गई, एंड उस टाइम ये गांधी अरविंद टॉक्स भी चल रही थी, सब कहते थे कि गांधी जी चाहते तो उस टाइम बचा लेते। लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं कि गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया। गांधी जी के कहने पे भगत सिंह जी के फादर ने एक प्ली भी लिखी उनके बिहाफ पे, उनके फादर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि इनको माफ किया जाए, इनको पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए। जब भगत सिंह जी को ये बात पता चली, उनने एक चिट्ठी लिखी अपने फादर को। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से लोगों तक भी वो पहुंचे, उस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने ये चिट्ठी लिख के मुझे धोखा दिया। उन्होंने अपने फादर को ये लिखा है। उनका कहना था कि मेरा रिजॉल्व है कि मैं जिस विचार में बिलीव करता हूँ और जिस विचार को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, अगर वो मेरी जिंदगी के बलिदान से लोगों तक पहुंचता है तो मैं वो बलिदान देना चाहता हूँ, और आप कौन होते हैं उससे ये हक मुझसे छीनने वाले। गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। तो ये सोच थी, और ये उस टाइम के लीडर्स की डेडिकेशन थी। और हम कहते हैं कि गांधी जी ने उनको मरने दिया। हाँ, ये भगत सिंह जी की लेगेसी पे एक
सवाल है। बिल्कुल। जब लोग ऐसा बोलते हैं, जो इंसान एक उदाहरण बन के हमारे देश की युवा पीढ़ी को जगाना चाहता था, उसके लिए बलिदान देना चाहता था और दिया, हम उनके बलिदान को इससे क्वेश्चन करते हैं बिना जाने एक मूवी की लाइन से प्रभावित हो गए। बिल्कुल। तब मूवीज का इन्फ्लुएंस खैर बहुत ही ज्यादा आज भी है, आज भी है। रील्स का हो गया, मूवीज का हो गया, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए लोग एक्चुअली इतना इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है कि लोगों को भी डिफिकल्टी होती है वेरीफाई करने के लिए। इसलिए मेरे को लगता है जो लोग आइडियोलॉजिकली अवेयर हैं, जो कर सकते हैं, उनको भी नैरेटिव्स को सामने रखना चाहिए। और जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनने किस सिचुएशन में, किस सोशल बैकग्राउंड एंड किस सोशल एनवायरनमेंट में वो डिसीजंस लिए, उनको जाने समझे बिना बहुत आराम से किसी के बारे में भी कमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में आने के पीछे आपका एक रीज़न था सोशल सर्विस। अगर बड़े टॉपिक की बात की जाए, अगर आप कुछ ऑप्शन दिया जाए कि या तो सोशल सर्विस कर लो बहुत अच्छे लेवल पे, आपको उसके लिए कोई पावर दी जाए, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में और भी बातें करेंगे, डर्टी पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो, लेकिन पॉलिटिक्स जो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है कि पॉलिटिक्स खेल के या पॉलिटिक्स करके आप एक पावर पे पहुंच रहे हैं, वो बात से आप जाना चाहेंगे। आपको बोला जाए कि सिर्फ सोशल सर्विस करने मिल रही है, तो वो पावर प्रिफरेबल है या सोशल सर्विस? सो पॉलिटिक्स में आने का रीज़न रहा कि समझ आया कि एक प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, जो उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, जिसका इम्पैक्ट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। पीछे से गवर्नमेंट में रहने का एक एक्सपीरियंस भी दिखा, क्योंकि कह लें तो घर में मिनिस्ट्री थी, मैं भी जिला पंचायत में भी उस मिनिस्ट्री के टाइम मौका मिला, काम करने का मौका मिला। और ये भी रियलाइज़ किया कि पॉलिटिक्स का एक एस्पेक्ट है, जैसा आपने कहा, चाहे डर्टी पॉलिटिक्स कह लें, चाहे उसे हिंदी में कहें तो राजनीति कह लें, राजनीति है, मतलब एक इट इज अ पॉलिसी और अ फ्रेमवर्क टू रिमेन इन पावर, काइंड ऑफ प्लानिंग, प्लॉटिंग करके, मतलब दैट इज फंडामेंटल करने तक। दैट इज फंडामेंटल। वन पार्ट ऑफ इट इज वेलफेयर, बट अदर पार्ट ऑफ इट, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। चाणक्य नीति में भी वैसा ही लिखा है, तो वो उसके अलग एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन एक जो बहुत डिसहार्टनिंग था, कह लें, या खुद की उसमें कमी भी मैं मानता हूँ, कि जो अदर एस्पेक्ट्स हैं देन सोशल सर्विस, वो आपका बहुत टाइम खाते हैं। जो प्रोडक्टिव टाइम है, एक अल्टीमेटली सब इंसान ही है यहाँ, एंड एज एन इंसान एक लिमिटेशन होती है। तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं आपके एट अ लोअर लेवल, बहुत ज़्यादा चीज़ें फायर फाइटिंग या नॉन इम्पैक्ट मेकिंग एक्टिविटीज़ में चली जाती हैं, और कई बार वो सेकंड प्लेस में कर देती हैं जो एक्चुअल सोशल इम्पैक्ट वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बोलें कि एकदम एक आइडियल वर्ल्ड है जहाँ पे नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं और मेरे को सोशल बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए सोशल इम्पैक्ट करने का, तो दैट वुड बी वन एस्पेक्ट विच विल, जो आपको मेरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन विद टाइम एक और चीज़ समझ आई कि पॉलिटिक्स एक सोशल इम्पैक्ट का डेफिनेटली प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक और उसका एस्पेक्ट है, इज द डायरेक्शन दैट द कंट्री और अ सोसाइटी टेक्स। पॉलिटिक्स वो भी गवर्न करता है, एंड अगर हम एज अ सोसाइटी ग्रो करना चाहते हैं, तो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, एंड इज दैट आइडियोलॉजी अच्छी है या बुरी है सोसाइटी के लिए, वो समझना और उस सोच, उस विचार को लोगों तक पहुंचा के भी सोसाइटी में बड़ा बैलेंस लाया जा सकता है। एक सेकंड पहलू है। तो ये भी एक अगेन इम्पैक्ट ही है, लेकिन ये आसान नहीं होता है कि बिल्कुल आसान नहीं, पहुंचने के बाद भी वेलफेयर को ही आगे बढ़ाया जाए। कुछ चीजें अपने हाथ में आती है, कुछ पावर्स के साथ कुछ लिमिटेशंस, एंड साथ में फिर वो बहुत लिमिटेशंस, और साथ में जो करप्शन ऑलरेडी चल रहा होता है उसको एकदम से ब्रेक करके सब चीज क्लीन नहीं की जा सकती। बिल्कुल बहुत ईजी नहीं होता। आपके नीचे जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इतने अकाउंटेबल होते हैं कि आप जहाँ पर बैठे हैं वहां तक भी उनका सपोर्ट मिला है। सिस्टम्स इनहेरेंटली, व्हिच इज बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, बट सिस्टम्स इनहेरेंटली टेंड करते हैं आसान रास्ते की तरफ। बिल्कुल। उसमें चाहे करप्शन हो, चाहे सर्विस ना देना हो। हम लोग ने बहुत मेहनत की यहाँ पे हॉस्पिटल में, काफ़ी कमियां थी, मेहनत करने के बाद भी बहुत कमियां रहीं, बट सिस्टमैटिक चेंज लाने के लिए बहुत प्रयास किया। चाहे वो हॉस्पिटल की साफ सफाई, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ के जिला अस्पताल में साफ सफाई के लिए हो, खून की जांच की उपलब्धता के लिए हो, ब्लड की उपलब्धता के लिए हो, सिकल सेल क्योंकि अपने यहाँ एक मेजर डिजीज है, उसकी स्ट्रीमलाइन ट्रीटमेंट के लिए हो। एंड बहुत अनफॉर्चुनेट ये लगा कि जैसे ही पावर चेंज हुआ, 3-4 साल का जो सिस्टम का ट्रेनिंग था, सिस्टम एकदम से आसान रास्ता लेके वापस रिवर्ट कर गया।
तो ये एक रियलिटी समझ आई हम लोग के, मेरे लिए भी सीख था। मैं तो बहुत अभी यंग हूँ, मैं मानता हूँ, इनएक्सपीरियंस्ड भी हूँ, लेकिन एक ये था कि सिस्टमिक चेंज लाना कितना मुश्किल है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि अर्ली स्टेज में आपको दिख गया है, तो आप इसके ऊपर वर्क करके जब आप पावर पे आएंगे तब वो चीज़ें आपके हाथ में होंगी कि मुझे इन चीज़ों को पहले से ध्यान में रखना है। एंड सिस्टमिक चेंज का एक पॉजिटिव देखें आप, जो स्टिक किया उसमें आज अभी थोड़ी कमी आई है। जो स्टिक किया वाज अपना अंबिकापुर का स्वच्छता का मॉडल। वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, नगर निगम का एक क्रेडिट है, लेकिन अगर वो आज जिंदा है, अंबिकापुर का आज नाम है, तो इसलिए है कि अंबिकापुर के रहने वाले निवासियों ने वो सिस्टमिक चेंज को अपनाया और कहा कि हाँ, हम सेग्रीगेशन में काम करेंगे, हम अपने घर से गीला सूखा कचरा अलग करके देंगे। फर्स्ट स्टेप तो वही है, फर्स्ट स्टेप। हाँ। और हम इस एक्टिविटी के लिए अगर हमें कुछ शुल्क देना पड़ रहा है तो हम ऊपर से देंगे, क्योंकि ये हमारे शहर को स्वच्छ रखेगा, हमारी सेहत को अच्छा रखेगा। तो वो एक सिस्टमेटिक चेंज आया जो सस्टेन किया। तो वो आया क्योंकि पब्लिक उसमें इन्वॉल्व थी, ना कि सरकार ने उसको पुश किया, ना कि किसी उस टाइम कलेक्टर रितु जी थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, बट सिर्फ उनकी मेहनत से चेंज नहीं आता। मेहनत चेंज इसलिए आया क्योंकि पब्लिक ने डिसाइड किया कि हाँ, हमें ये चेंज को अडॉप्ट करना है और चलाना है, इसलिए वो चल पाया। बहुत समय तक आपका बाहर रहना हुआ, छत्तीसगढ़ से भी बाहर रहना हुआ, देश से भी बाहर रहना हुआ कई समय के लिए। वापस जब आए तो छत्तीसगढ़ के और अब सरगुजा के लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि बाहर ज़्यादा रहा तो डेफिनेटली एक छुट्टी में मिलना, थोड़ा समय मिलना, थोड़ा सा फॉर्मल ही कह लें तो उस समय पहले का कम ही लोगों से बहुत ज़्यादा खुल के मिल पाना रहता था। एंड धीरे धीरे यहाँ पे जब रहने लगो, आप कहीं रहते हो, समय देते हो, तो लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता ही है, एक क्लोजनेस भी आती है, कंफर्ट भी आता है, थोड़ा सा झिझक भी खत्म हो जाता है और अपनापन भी बढ़ता है। तो और वो तभी रहेगा अगर समय आप दे पाओगे, लोगों के बीच में जुड़े रहोगे। तो आपको भी पीआर से कनेक्ट किया है, जो पीआर एजेंसीज बोलते हैं, जो आपको हेल्प करती हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को सोशल मीडिया में लोगों में कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं। जब बड़े पॉलिटिकल बड़े किसी भी लेवल पे होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हो, क्रिकेट में हो, किसी भी बैकग्राउंड में आप टॉप पे पहुंचते हैं, तो फिर वहाँ पे पीआर एजेंसीज अप्रोच करते हैं एंड आप रखते भी हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? तो बैक एंड काम करने के कारण एजेंसीज के साथ इंटरेक्शन तो डेफिनेटली हुआ है। तो इलेक्शन टाइम पे भी आते हैं। इसका ये एक आउटपुट होता है कि आप लोगों से मिले ज़रूर, जहाँ तक दिखावा हो कि हम दिखा रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बात ना करें जिससे कि उनको ये मत लगने लगे कि हमारे ऐसा हमारे साथ ही, तो आपको फिर एक अपर लेवल पे नहीं देख पाएंगे। वो तो इस चीज़ को आप कैसे अवॉइड किया? गलत है। हाँ जी। मेरा तो पर्सनल आप देखिएगा तो बिल्कुल, हाँ, आपका पता है वो दिखता है। मेरे को सोशल मीडिया खुद बहुत पसंद नहीं है पर्सनली। मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो इतना टाइम खाता है एंड वो आपको फोर्स करता है, उसका जो इनहेरेंट नेचर है ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मेरे को कुछ रीच या तुरंत मेरे को कुछ आउटपुट चाहिए, वो आपको फोर्स करता है ऐसी चीज करने के लिए जो मे बी आप नहीं हो। जैसे आपने कहा कि ऐसा दिखा दो, ऐसा दिखा दो, वो क्योंकि वो इस रील को लाइक्स लाने हैं या इस पोस्ट को लाइक्स लाने हैं। तो बैकएंड पे मैंने भी बड़दौ का सोशल मीडिया देखा, हैंडल किया, एजेंसीज के साथ भी काम किया, बट उसमें एक क्लियर गाइडलाइन ये रहना चाहिए कि जो हमारा पर्सनल नेचर है, आपको वो प्रोजेक्ट करना है, आप जो चाहते हो हम वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। वो एक लाइन हमेशा बड़दौ ने भी ड्रॉ की एंड मैं तो कभी पर्सनली अपने लिए एंगेज नहीं किया, तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा पर्सनली नहीं रहा एंड इसलिए आपको दिखेगा भी कि मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, मतलब लोगों के गाइडेंस आपको कभी मिली हो कि भाई लोगों से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो, नहीं तो लोग आपको अपने जैसा मान लेंगे और फिर वो आपको उस अपर लेवल पे नहीं देखेंगे, तो आपको वो जनरलाइज हो जाएगा। हो सकता है किसी ने कभी बोला हो, बट हम लोग, आई थिंक मैं तो इससे कॉन्ट्ररी बिलीव करता हूँ। आप जितना अवेलेबल रह सकते हैं, जितना कनेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप उनकी प्रॉब्लम, जैसे मैं गाँव में नहीं बड़ा हुआ, आप उसको मेरा पॉजिटिव कह लें, नेगेटिव कह लें, मेरी रियलिटी ये है कि मैं गांव में नहीं बड़ा हुआ। अगर मैं वहां जाके टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, नहीं समझूंगा कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं, क्या रियल इश्यूज हैं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य के लिए क्या रियलिटी उनको फेस करनी पड़ती है, उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। बिल्कुल। तो उससे तो मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। ऐसे कोई ओपिनियन देगा भी तो मैं उसको बोलूंगा कि आप गलत बोल रहे हो, और शायद दिया भी है एक आध बार, वो बहुत क्लियरली तो याद नहीं किसने दिया, पर ये व्यू गलत है। आपने बहुत वेलफेयर की बात की, हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे, जिला अस्पताल की भी। आप रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं हर समय। रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू जितनी सारी चीज़ें होती हैं वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज
ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान खुद के बारे में सोचता है, लगता है हम कैसे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। इवन आफ्टर डेथ भी लोग सोचते हैं कि हमारी फैमिली को फेस करना पड़ेगा, कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स के बिना उनको चीज़ें देखने को मिलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बावजूद आपने वो इनिशिएट किया कि मैं भी ऑर्गन डोनेट कर दूँगा। फिर रेगुलर बेसिस पे जितनी भी फंडिंग, जितनी भी चीज़ें उनकी रिक्वेस्ट आती है, आप हमेशा उनके सपोर्ट में होते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी से आपको जुड़ाव कैसे है और उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहूँगा। 2021 में रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ने का मौका लगा। एक लाइफ मेंबर हम लोग पहले से थे ही, इन्वॉल्व थे, पर चेयरमैन के रूप में इलेक्ट लोगों के बीच से बात आई एंड इलेक्ट होने का मौका लगा। एंड तब से अभी तक काम करने का उसमें अवसर मिला है। बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा। एक तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी बेसिकली डिजास्टर रिलीफ एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए काम करने के लिए एक सोसाइटी है। एंड मौका मिला कब, जब कोविड पीक पे था। अच्छा। 21 में इलेक्ट हुआ, उसी साल कोविड का लॉकडाउन एंड जो सीरियस वेव आया अपने यहाँ, वो 21-22 में आया। तो फर्स्ट काम जो हम लोग को करने को मिला था रेड क्रॉस सोसाइटी से, वो ये था कि रेमडेसिवियर उस टाइम बहुत मारामारी में था एंड थोड़ी शॉर्टेज की बात आती थी, ब्लैक मार्केटिंग की बात आती थी। एंड दो छत्तीसगढ़ में रेट्स रेगुलेटेड थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी सप्लाई अच्छा था, पर हम लोग ने भी अपनी तरफ से रेड क्रॉस फार्मेसी के थ्रू रेमडेसिवियर का स्टॉक यहाँ अवेलेबल रखा। जो इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज थी उनको फ्री में उसको उपलब्ध कराया। एंड एट MRP, एनीवन हु कुड अफोर्ड इट, उनको एट MRP उपलब्ध कराया। एंड शॉर्टेज यहाँ सरगुजा में रेमडेसिवियर की ना के बराबर हुई। इसके बाद कोविड ICU मैनेजमेंट को लेके बहुत दिक्कत आ रही थी। यहाँ फर्स्ट केस को एडमिट करने में बहुत हेजिटेशन हो रहा था, जबकि मेडिकल कॉलेज था, सब लोग चाहते थे कि रायपुर रेफर कर दें, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, पर उनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि पूरे संभाग का लोड यहाँ आ रहा था। तो यहाँ के जो मैनेजमेंट थे उनने भी बात की एंड हम लोग ने फिर दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स फॉर यू करके, जो फॉर प्रॉफिट ना काम करके सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं एंड डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे वैसे अवेलेबल नहीं होते। तो एक बहुत अच्छा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, यहाँ पे अराउंड 12 या 13 डॉक्टर्स का टीम विथ अराउंड 30 नर्सिंग स्टाफ का टीम यहाँ के ICU मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर्स फॉर यू एंड रेड क्रॉस ने उसको सपोर्ट किया था। यहाँ के हम लोग ने ICU रन किया, वो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ, कोविड के टाइम पे फिर जहाँ जो मितानिन बहनें थी हम लोग की, बेसिकली फ्रंट लाइन वर्कर्स तो वही थे, गांव-गांव जाके घर घर जाके वही देख रहे थे। तो ACT करके एक ग्रुप था, उनके सपोर्ट से यहाँ पे मितानियंस को पूरा एक कोविड किट प्रोवाइड किया विथ प्रॉपर प्रोटेक्शन, अपने थर्मल थर्मामीटर्स, ऑक्सीमीटर्स, ताकि वो लोग एक अच्छे सेफ तरीके से लोगों के बीच जा सकें। उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो आए थे वो यहाँ रुक गए। उनको यहाँ अच्छा लगा, उनको लगा यहाँ हम रुक के काम कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने यहाँ पे संगवारी करके एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया। बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, PGI चंडीगढ़ से पढ़े, एम्स दिल्ली के बैकग्राउंड के, बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया, न्यूरोलॉजी, वो लोग अभी भी यहाँ हैं। उन लोग के साथ मिलके रेड क्रॉस के माध्यम से फंड करके हम लोग ने फर्स्ट पेन एंड पैलिएटिव क्लिनिक सेटअप किया। वो बेसिकली क्लिनिक था कि जो टर्मिनल डिजीजेस थी, जो लोग अपने एंड ऑफ लाइफ पे हैं और बहुत पेन में हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे, उन लोग को सपोर्ट करने के लिए कैंसर पेशेंट्स हो गए, क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स हो गए। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद पहला सेंटर जहाँ पे मॉर्फिन डिस्ट्रीब्यूट होता था वो अंबिकापुर का नवापारा बना। तो वो रेड क्रॉस के माध्यम से उसको करने का मौका लगा। फिर सिकल सेल का एक बहुत अच्छा अभियान चलाया। एंड आखिरी में आपने जैसा बोला, ब्लड डोनेशन तो डेफिनेटली था ही। हाईएस्ट रूरल ब्लड डोनेशन 500+ यूनिट्स का सरगुजा में हुआ। एंड फाइनली ऑर्गन डोनेशन, उसमें आज भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जितना भी काम कर लो कम है ऑलवेज, क्योंकि अपने यहाँ सोशल बर्डन इतना ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत है। तो इसमें जो काम करने का मौका मिल रहा है बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। हमेशा से लाइफ इतनी सीरियस रही है, बचपन में कुछ फन मोमेंट्स हुए हैं, कुछ किस्से ऐसे हुए हैं, कुछ आपको याद आता अभी भी कि सोच के खुशी आ जाती है कि यार वो भी एक समय था, वो भी एक यादें थी? स्कूल कॉलेज डेफिनेटली बहुत ही सबके लिए आई थिंक मेमोरेबल होता है। ऐसे टाइम रहता है जो आप केयर फ्री होते हो, आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, क्या करना है, कैसे क्या बनना है, क्या नहीं करना है। स्कूल खेलते हुए निकला, मेरे को आज भी याद है हम लोग के 12th के प्री बोर्ड से हम लोग सब ने डिसाइड किया कि नहीं आज हम प्री बोर्ड बंक करके क्रिकेट खेलेंगे।
एग्जाम्स बंक करके? तो वो बहुत डांट भी पड़ी, बड़ी पनिशमेंट भी हुई, सब हुआ। तो रिबेलियस फेज भी रहता था। तो ऐसा खेलने का शौक था बचपन में। आई डोंट नो, आई थिंक सो, थोड़ा तो थे। जैसे आप इंट्रोवर्ट एक साइड बोल रहे हैं, तो दोस्तों के बीच में तो अलग हो जाता है। एक और चीज मैंने देखी है, जितने भी इंट्रोवर्ट हम देखते हैं कि 20s के बाद इंट्रोवर्ट होते हैं, वो 20s के पहले बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये एक जनरल, मैं इंट्रोवर्टेड तो था, बट जो फ्रेंड्स थे उनके साथ फिर बहुत खुल के, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो फिर एक ही जिप्सी मिलत के हम 6 लोग किडबैक के ऊपर सो के स्टेट्स खेलने जा रहे हैं। तो जो फ्रेंड्स थे उनके साथ फिर बहुत खुल के वो था। बट हाँ, खुद को बहुत ओपनली नए लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था। अब ठीक है वैसे वो, अब तो खैर नेचर तो इनहेरेंट रहता है। हाँ। तो धीरे धीरे उसको फाइट करना पड़ता है। हाँ जी। तो अपनी तरफ से एफर्ट, तो स्ट्रगल होता है थोड़ा सा कि ये करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, फोर्सफुली आप कर रहे हो उस चीज आपको अप्रोचेबल रहना पड़ता है। तो थोड़ा उसमें खुद को भी आई थिंक उसके हिसाब से अट्यून करना पड़ता है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि लोगों को पता भी चलता है इस बारे में, वो खुद की इंटरनल फाइट होती है। ये ज्यादा इंटरनल ही रहता है। नेक्स्ट 5 से 10 साल में आदि बाबा अपने आप को क्या क्या करते हुए देख रहे हैं? कहाँ कहाँ हमको दिखने वाले हैं? क्या चीजें होने वाली है? अभी रिसेंटली फादर बनने का मौका लगा। ओके, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। 3 महीने पहले, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स होने वाला है 6th को। तो आई थिंक एक मेजर प्रायोरिटी है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना, प्रेजेंट रहना, उसको एंजॉय करना फादरहुड को। आई थिंक होने के बाद ही रियलाइज हुआ कि क्या फीलिंग रहती है एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मेरे को लगता है वो एक टारगेट में है खुद के मन में कि उसको एक अच्छी तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। उसके अलावा पॉलिटिक्स तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें अपॉर्चुनिटी जो आए, मेन काम अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं या किसी पोस्ट के लिए नहीं, बट जैसा जो मेन उद्देश्य था पहले वेलफेयर, उसके लिए अपनी तरफ से जो आवाज़ उठा सकें। एंड सेकंड, अब लगता है आइडियोलॉजिकल, धीरे धीरे जैसे पढ़ने का मौका ज़्यादा लग रहा है, समझने का मौका लग रहा है, तो खुद की भी क्लैरिटी बढ़ाना और उस क्लैरिटी को लोगों तक पहुंचा पाने का प्रयास करना, सेकंड टारगेट वो रहेगा। थर्ड आपने कहा हेरिटेज एंड लेगेसी। पिछले 2-3 साल से मेरा भी उसमें सेल्फ इंटरेस्ट जागा है। हिस्टोरिकल, इस सरगुजा क्षेत्र का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना, समझना, यहाँ का जो डेमोग्राफिक बैकग्राउंड है उसको समझना, और किस तरह से सरगुजा आज यहाँ तक पहुँचा है उसमें मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, पुराने डॉक्यूमेंट्स का भी शोध कर रहा हूँ। और जो यहाँ के हेरिटेज एंड लेगेसी के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, आजकल रामगढ़ की भी बात आ रही है, हम लोग के यहाँ पैलेस के हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। किसी को पता नहीं होगा, जुबा में एक फोर्ट्रेस है पुराना, 16वीं सदी से वो अबैंडन्ड है। पहले राजधानी वहाँ होती थी, ये प्रतापपुर से वाटरनगर के बीच में चलगली है। अच्छा, मानपुर, वहाँ पे वो जंगलों के बीच छुपा हुआ है, तो उसको जाके ढूंढना। तो ये सब एक हेरिटेज एंड लेगेसी वाला जो पुराना सरगुजा का हिस्ट्री रहा है उसको लोगों के सामने लाना, वो एक एस्पेक्ट है जो मैं काम करना चाहता हूँ। एंड बाकी जो लाइफ अपॉर्चुनिटी दे उसको फुलफिल करना। बाबा भी बात करते हैं, हमको ऑलमोस्ट 40-50 मिनट, कितना मिनट हो गया होगा, 50 मिनट के आसपास हमको बात करते हुए हो चुका है। आपका एक कैरेक्टर ब्रेकडाउन अगर मैं करूँ, बहुत आप अभी भी मतलब इतनी ह्यूमिलिटी से बात करते हैं, और वो बिल्कुल भी अब इतना बात करके समझ आ जाता है, सामने हमने बैठ के आंखों में आंखें डाल के बात करके इतना समझ आ जाता है कि ये कहीं से भी पीआर के थ्रू या अपने दिमाग में सेट करके नहीं कि हमें हम्बल दिखना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस बैकग्राउंड से आके और अभी भी इस पोजीशन पे होके भी आप इतने हम्बल दिखते हैं, और अभी भी आप इतने हम्बली बात कर रहे हैं जैसे कि आपने कुछ नहीं किया हो, आप एकदम नॉर्मल इंसान हो। लेकिन आप क्या क्या चीज़ें लोगों के लिए करते हैं कि यूथ आइकन कहलाना आज की जनरेशन में, आज से 10 साल पहले आसान था, मैं मानता हूँ। सोशल मीडिया के ज़माने में अगर यूथ आपको आइकन मान रहा है, लिटरली मान रहा है, दिल से मान रहा है, तो उसके पीछे एक्चुअली रीज़न है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से यूथ आपको आइकन मान पा रहा है। नहीं तो सोशल मीडिया में हर चीज़ के क्रिटिक्स बहुत होते हैं, हर चीज़ों के पीछे बहुत लोग बोलने वाले होते हैं। जितने भी लोग मेरे से अभी तक मिले हैं जिनकी आपने हेल्प की है, वो इतने ग्रेटिट्यूड के साथ आते हैं, इतने ग्रेटफुल होते हैं इसको लेके कि उनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके गए और जितना हमने मांगा उससे ज़्यादा उन्होंने हेल्प किया, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे जिस भी तरीके से पावर की नीड हो। वहाँ पे जो भी जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनमें आप एफर्ट लगाते हैं, और पॉलिटिकल पावर से हटके भी लगाते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके पास आपके लिए पॉलिटिकल पावर हो, आप उस समय पे उस पोजीशन में हो, लेकिन फिर भी आप जितना आपसे हो पाता है आप ज़रूर करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। वेलफेयर में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, साथ में स्पिरिचुअली आप क्या मानते हैं अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस में? महामाया माई से आपकी पूरी फैमिली का, पूरे सरगुजा वासियों का, सबका बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। हम माया नगरी, महामाया माँ की नगरी ही बोलते हैं इसको।
आपको इस चीज़ का कितना कनेक्शन है, कितना फील है, और फिर इसके अलावा मूर्ति पूजा पे आप कितना भरोसा करते हैं, ओवरऑल जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो क्या है? जैसा आपने बताया मामा माया हम लोग के परिवार की कुल देवी भी हैं। जी जी। और कहें तो जो पूरा हम लोग का रक्सेल क्लैन हम लोग का के वैसे देखिएगा तो रक्सेल राजपूत कहा जाता है। रक्सेल क्लैन के कहें तो सुप्रीम भगवान उन्हीं को हम लोग अपने मानते हैं। उनकी आशीर्वाद से ही पूरा आज परिवार है, जो मिला सब उन्हीं की देन है। एंड मैं पर्सनली बोलेंगे तो बहुत सामने आके ऐसा रिलीजियस चीज़ों को बाहरी तरीके से बहुत दिखा नहीं पाता। मेरे को लगता भी नहीं, मेरे को लगता है बहुत ही पर्सनल चीज़ है। बिल्कुल। अपने मन की चीज़ है, अपने मन को शांत करने की, अपने मन को समझने की और ताकत देने की चीज़ है, और भगवान सभी में है। बिल्कुल। आई थिंक विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद जो समझ आया कि हम लोग जिस रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा सनातन धर्म जो है वो अल्टीमेटली जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि हम भी भगवान, भगवान में भी हम, और हम में भी भगवान। बिल्कुल। और सब में, अगर हम में तो सब में। बिल्कुल। तो हम कौन? हम तो सब। हम सब। तो वो इसलिए लगता है कि बहुत व्यक्तिगत और पर्सनल एक सोच है और बिलीफ है। एंड महामाया जी की जहाँ तक आपने बात की, तो जो उनकी आरती के समय शाम में, जैसे ही मैं और तुशाला एक बार बात कर रहे थे घर पे, तो उन्होंने ही बात छेड़ा कि शाम में कभी उनकी आरती में जब उपस्थित हों, बाकी टाइम में तो हम लोग को भी अलग से करने का मिलता है, लेकिन जो शाम का जो 7:30 बजे की आरती का समय होता है, उस समय जब वहाँ उपस्थित हो तो एक ऐसी फीलिंग अंदर से आती है उस आरती के समय जो बहुत कम जगह महसूस करने को मिलती है। एक अंदर से ऐसा लगता है कि आप बाहर आ गए हो, बाहर आके महसूस कर रहे हो, कुछ एनर्जी अगल बगल अलग तरीके से महसूस होती है। और उनके द्वार में जो भी बात सच्चे मन से और अपने अधिकार के क्षेत्र में आपने मांगी, ना ज्यादा ना कम। और मैं मांगने में बिलीव नहीं करता। मेरे को लगता है भगवान मांगने के लिए नहीं होते, भगवान समझ के जिंदगी जीने के एक रास्ते, एक माध्यम है, और हमें वो ऑब्जर्वर है, वो वहाँ हैं, वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें रास्ता बताया है सही है क्या गलत है, और उन्हें हम पे छोड़ दिया है कि हम सही चीज़ करना चाहते हैं कि गलत चीज़ करना चाहते हैं। और हमारे जो कर्म रहेंगे वो हमारा अगला जन्म तय करेंगे या हमारी मुक्ति तय करेंगे। तो वो वैसे हैं, बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो पर वो जो फीलिंग वहाँ आती है वो बहुत कम जगह आती है, और बहुत मेंटल क्लैरिटी मिलती है। और भगवान से जो मेंटल क्लैरिटी मिलती है उसी से आगे जीवन का रास्ता अपनाने का मौका लगता है। और मैं तो भगवान को उसी रूप में देखता हूँ कि जैसा कृष्ण जी अर्जुन के लिए थे, एक सारथी हैं, रास्ता दिखाने के मार्गदर्शक हैं। बिल्कुल। राम जी के माध्यम से एक मनुष्य को क्या सिद्धांत अपनाने चाहिए नहीं अपनाने चाहिए, मेरे को हमेशा लगता है कि एक बात सुनी थी जो मन में रही कि राम जी का नाम लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं बहुत, पर अगर राम जी को समझना है तो चित्त, चिंतन और चरित्र में राम को अपनाओ, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी कविता भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा, हो सकता है आपने सुनी हो, साइको शायर करके एक यूट्यूबर हैं, उनकी राम जी के ऊपर एक कविता है। मैं जरूर सुनूंगा, नहीं सुनी है। जो आपने बोला ऐसी ही कुछ बातें, और बहुत अच्छे लय में, बहुत अच्छे फ्लो में, मिलियंस में व्यूज गए हैं। और वो अलग तरीके के पोएट हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं, साथ में परफॉर्मर भी हैं। तो इसी बारे पे है कि इतना तेज लोग जो राम जी के नाम आजकल नारेबाजी में चिल्लाते हैं, और उसके पीछे नारेबाजी, उनको पता भी नहीं राम का मतलब क्या है, राम का भार क्या है। बुराई नहीं है, नाम तो ताकत देता है, नाम तो आपको रास्ता दिखा रहा है, तो जितनी तेज बोले उतना अच्छा है। पर उसके साथ अपने सोच में जो चिंतन चरित्र हुआ, तो अपने मन में, अपने सोच में, सोच की गहराइयों में और अपने चरित्र में अगर आप उसको नहीं झलकाओगे तो फिर उस नाम का क्या फायदा हुआ। पहले राम खुद में उतारो, फिर आप सब खुद में उतार लेंगे तो फिर समाज को बचा क्या। अपने आप ही समाज अच्छा हो गया। बहुत बड़ी बात है ये। यूथ को आप और क्या क्या मतलब चाहते हैं कि यूथ तक मैं कुछ बातें पहुंचा पाऊँ, अगर मेरे को कोई प्लेटफॉर्म्स मिले? ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूथ तक सोशल मीडिया बहुत इजीली पहुंच जाता है। क्या कुछ ऐसी बातें होंगी जो आदि बाबा चाहते हैं कि मैं अपने जनरेशन और अपने छोटे जनरेशन के सारे भाई बहनों को बता पाऊँ, जो गलतियाँ आपने की हों या जो चीज़ें आपने सीखी हों,
चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, पॉलिटिकल जर्नी हो, एजुकेशनल जर्नी हो, सभी चीज़ों में। एक जो मेरे को पर्सनल चैलेंज भी दिखता है सोसाइटी में, वो एक्चुअली यूथ से रिलेटेड है। सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन में अगर सबके सामने आने वाला है तो वो यूथ के सामने आने वाला है। हम लोग एक ऐसे स्टेज पे हैं, चाहे इकोनॉमिक साइकिल में कह लें, चाहे अभी अपने जो एनवायरनमेंट है, कि यूथ के लिए एवेन्यूज, यूथ की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है एंड ट्रेडिशनल एवेन्यूज अपने आप को इंगेज करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, चाहे काम के माध्यम से हो, चाहे सर्विस के माध्यम से हो, लिमिटेड है ट्रेडिशनल। बिल्कुल। एंड उसके ऊपर से डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हो, टीवी स्क्रीन पे अवेलेबल है, जितना घंटे देखना है देखो, डेटा फ्री हो चुका है, लगभग बहुत सस्ता होता जा रहा है। तो एक एडिक्शन का नया फॉर्म सामने आ रहा है और इसका सबसे बड़ा चैलेंज यूथ के लिए है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर उसके लिए ज़्यादा है। हमारे पास ट्रेडिशनल जॉब एवेन्यूज कम है, वो दिखता ही है कॉम्पिटिशन्स में, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं हज़ारों पोस्ट के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन है। इसके बीच में अपने आप के लिए जगह बनाना, अपने आप का मेंटल स्टेबिलिटी रखना, बैलेंस मेंटेन करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के रूप में। एंड इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये, मतलब ये जो गो थ्रू कर रहा होता है वही समझ पाता है। इसके लिए कोई ऊपर से ज्ञान दे, बात करे तो बहुत खराब भी लगता है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस बीच में अपने आप को मिस इन्फॉर्मेशन से बचाना, जैसे आपने कहा इतना ज़्यादा कंटेंट दिख जाता है कि आप बहुत आराम से भावुक होकर बह जाते हो किसी भावना में, तो उन चीज़ों से बचना, चीज़ों को, क्योंकि अगर एक तरफ टेक्नोलॉजी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी तरफ पावर भी दे रही है तथ्यों तक पहुंचने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी से बाहर हट के कैसे अपने आप को थोड़ा सेल्फ सस्टेनिंग बना सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई करेगी, सोसाइटी अपनी तरफ से ट्राई करती है, बट किस तरह से हम फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल भी कर सकें, थोड़ा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकें और अपने मेंटल बैलेंस को भी मेंटेन कर सकें, इन चीज़ों पे लोग विचार करें। इसमें जैसा आपने कहा मोटिवेशनल एक एस्पेक्ट है, रिलीजियस स्टडी एक एस्पेक्ट है। अच्छे रिलीजियस स्टडी, अच्छे लोगों को सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको बहुत क्लैरिटी भी मिलती है लाइफ में, चीज़ों में सपोर्ट भी मिलता है, टफ टाइम्स को बिताने का स्ट्रेंथ भी मिलता है, और अपने आप को पॉजिटिवली एंगेज करने के माध्यम ढूंढने का भी कोशिश हमें करना चाहिए। और तभी हम लोग एज अ सोसाइटी, अ यंग सोसाइटी, इंडिया एज अ यंग सोसाइटी, अपने आप को प्रोडक्टिव कर पाएंगे और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन इस सोसाइटी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस तक आप इतना जुड़ाव कैसे रख पाते हैं? जैसे कि अभी हमें पता चला था, इलेक्शन जब हुए थे लास्ट, तो टीएस बाबा का ऐसे बहुत नेशनल लेवल पे भी चीज़ उठी थी कि सबसे रिच एमएलए एमपी, ऐसे जो बातें निकलती है कि 475 करोड़ के एसेट्स एंड 100+ करोड़ की लाइबिलिटीज़ उन्होंने ओपनली शो की, जो कि शो करना बहुत बड़ी बात है। होना एक चीज़ है, शो कर पाना उतनी बड़ी लाइबिलिटी को। सो उस सब के बाद भी मतलब उस लेवल पे आप होते होंगे, अगर इतनी चीज़ें आपके साथ हैं तो उस लेवल पे होने के बाद नीचे तबके के लोगों के साथ, नीचे तबके बोलने का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं या फिर जिस सोसाइटी की हम बात करते हैं जिनको वेलफेयर की सबसे ज़्यादा नीड है, उस तक जुड़ाव आप कैसे रख पाते हैं? जैसा आपने भी स्टार्टिंग में बोला और अपन बात भी करते आए कि द ओनली वे इज टू बी प्रेजेंट। आप जाके, मेरी पढ़ाई का भी एक मेजर, हम लोग जब प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ रहे थे तो एक हम लोग को क्लास थी डिज़ाइन थिंकिंग करके। उस क्लास का मेन ये था कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में थी, कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, क्या करना चाहिए। तो उसका एक एस्पेक्ट ये था कि आप जाके जब तक अपने यूज़र को एज ए प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के यूज़र को आप उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व नहीं करोगे, उनको समझोगे नहीं, तो जो आप बनाओगे वो कभी उनके काम नहीं आएगा। उसमें यह था कि देयर इज नो सच थिंग एज अ डम्ब यूजर, ओनली डम्ब प्रोडक्ट्स। मतलब इस्तेमाल करने वाला कभी बेवकूफ नहीं होता, जो बना है, जो चीज बनी है वही खराब होती है, क्योंकि उसने कॉमर्स के लैंग्वेज में इसके लिए एक टर्म है प्रोडक्ट मार्केट फिट है ना। बिल्कुल, तो हम उसको वैसे देखते हैं। तो उसका फंडामेंटल यही था कि अगर आपको कुछ काम करना है और कुछ आउटपुट देना है तो आप तभी दे पाओगे जब आप उससे रिलेटेड लोगों को समझ पाओगे। बिल्कुल। तो आई थिंक वो भी एक ट्रेनिंग थी, प्लस फैमिली में भी हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट रहा कि सबके बीच उपस्थित रहना है, तो वो आई डोंट थिंक उसमें डिस्कम्फर्ट है। मतलब आपके साथ मुझे इतने लंबे समय तक बैठने का पहली बार मौका मिला है, 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं हमको, हम साथ में बैठे हैं।
एक चीज़ मुझे और समझ आई, जो पर्सपेक्टिव हम लेके चलते हैं कि अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, फिर अगर रिच बैकग्राउंड से भी हैं, तो उसके बाद जो चीज़ें आपके साथ हुई होंगी उसमें आपने बहुत ज़्यादा या तो नॉलेज गेन नहीं की होगी, उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं इस पॉडकास्ट में, हम उसका 10% भी कवर नहीं कर पाएंगे जितनी नॉलेज अपने बुक से गैदर की है। एंड बुक से जो नॉलेज हम गैदर कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उससे उतनी चीज़ें हम ले सकते हैं जो किसी ने रियल टाइम में उसको लिखा है उस समय पे। तो तब की जो हिस्ट्री बुक्स हैं और तब के जो लेजेंड्स थे आज वैसे बहुत कम होते हैं ज़रूर, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी हो गई है। तब के स्वामी विवेकानंद जी को पकड़े हैं, महात्मा गांधी जी की भी जो आइडियोलॉजी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जिनकी भी अच्छी चीज़ें लोगों को देख के सीखना चाहिए, और वो चीज़ें आप पढ़े हैं और वो चीज़ें आप इतनी गहराई से पढ़े हैं कि आपको याद है, वो आपके अंदर बैठ चुकी हैं। तो ये बात मुझे आपके अंदर बहुत नहीं देखने को मिली। हो सकती है लोगों को भी ये नोटिस हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस आपने दिए हैं थ्रू आउट द पॉडकास्ट, अलग अलग जो लेजेंड्स रहे हैं और अलग अलग आइडियोलॉजीज के एजेंट्स, और दोनों को आपने अच्छे से बताया उस बारे में। मतलब ये भी नहीं कि हम किसी एक तरफ ही चल रहे हैं। तो अच्छाइयाँ हर जगह होती हैं, हर जगह होती है। अब बुराई ही देखनी है तो बात अलग है, पर हर विचार हर सोच में कुछ अच्छाई तो होती है। पॉडकास्ट लंबा हो गया, नहीं तो आपसे पूछा मोदी जी की अच्छाइयाँ बताइए। पॉपुलर है। हाँ जी। ही हैज, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से। एक इनहेरेंट कनेक्ट करने की क्षमता है। और समाज में शायद एक सेक्शन है जो जिस विचारधारा से वो आते हैं उसको सही भी मानता हो, तो उनसे वो कनेक्ट कर पाते हैं, स्ट्रेंथ कर पाते, वो उनकी स्ट्रेंथ कह लें। एंड एक अच्छे ओरेटर होने के कारण एंड जिस तरह से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाते हैं, उनका कनेक्शन लोगों से अच्छा है, वो उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आपका भी बहुत बड़ी बातें ये सब की, आप जितनी भी बातें इस पॉडकास्ट में बोले हैं, मैंने पहले ही पॉलिटिकल पॉडकास्ट किए हैं, कई सारे किए हैं, लेकिन लोगों के लिए इतनी बातें बोलना आसान नहीं होता है। ऑन कैमरा बहुत लोग हिचकिचाते हैं, और अब जो भी थे, और ये लिटरली मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे अलग लोग देख रहे होंगे, अलग पार्टी से, अलग नेचर के लोग। ये लास्ट टाइम मुझे टीएस बाबा के साथ ही फील हुआ था कि ओपन अप होना हर एक चीज़ में, जैसे हैं वैसे ही। मैंने उनसे क्वेश्चन ही पूछा था कि बाबा यूथ, मेरे को भी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो यूथ पॉलिटिक्स में कैसे आ सकता है, कैसी चीज़ें हो सकती है। तो उन्होंने बोलते थे हम तो खुद चाहते हैं, और मजाक में उन्होंने बोला था कि हम बुढ़वा लोग कब तक बैठे रहेंगे, नए लोग आए। तो इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा हंसी मजाक में बोलना, ये जो नेचर है आपके पूरे परिवार का, ये बहुत हम्बल, बहुत ग्राउंडेड, और ये ओरिजिनलिटी है। ये एक्चुअली कोई पीआर कर ही नहीं सकता है। सो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने सारी बातें इतने खुल के इस शो पे कहीं, इस शो को अपना माना। आपको इस शो में कैसा लगा बाबा? अरे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वही, आज आपने कहा कि टाइम अपने थोड़ा कम था, तो कम कर पाए। कभी आपको मौका लगे, अब उनको और बातें करनी है तो डेफिनेटली आप बुलाइएगा। ये तो कॉन्वर्सेशन है, जितना कर रहे हैं उतना अच्छा। मुझे लगता है कि लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने के साथ साथ ना काफ़ी कुछ इस पॉडकास्ट में आपके बारे में भी जानने को मिला होगा, और ऐसे किसी इंसान से सीखना जिसके बारे में हम एक अलग पर्सपेक्टिव लेके बैठे होते हैं, और उसका फिर हम रियल ये रूप देखते हैं जो कि बहुत ही हम्बल, बहुत ग्राउंडेड है। तो लोगों को एक अलग इंस्पिरेशन आती है। उसके लिए हमें कुछ अलग से वर्ड्स नहीं बोलने पड़ते, मोटिवेट नहीं करना पड़ता। वो थ्रू आउट दी जो एक्सपीरियंस होता है पॉडकास्ट का, ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन आता है कि कितनी सारी चीज़ें हर इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हो रहा हो, गोल्ड स्पून के साथ या ब्रॉन्ज स्पून, सबको ही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, सबके टेंट्रम्स लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। सो एट द एंड अगर आप कुछ क्लोजिंग वर्ड्स बोलना चाहें, कुछ भी, अगर अपने यूथ को या किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने आज मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में अपने बात रखने का, आपसे डिस्कस करने का, बातचीत करने का। बहुत अच्छा लगा प्लेटफॉर्म से जुड़ के। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड होप फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। एंड ऐसे ही जैसे आप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी को अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, बिकॉज एक लोगों तक जब बात पहुंचती है, लोगों तक जब अलग अलग विचार पहुंचते हैं, तो उनको रिफाइन करने का मौका लगता है कि क्या चीज़ क्या है। एंड इस कॉन्वर्सेशन वाले डायलॉग से ज़्यादा अच्छा आई डोंट थिंक कोई मीडियम है। एंड क्लोजिंग मैसेज यही रहेगा कि थिंग्स आर टफ, लाइफ इज़ टफ, एंड हम लोग सब आई थिंक अपने में कोशिश करते हैं कि वी मेक द मोस्ट ऑफ लाइफ। एंड बस अपना बेस्ट सेल्फ रहें, सही ऑप्शंस को चूज़ करें, सही रास्तों को चूज़ करें। एंड एज ए यूथ सबसे ज़्यादा, अगर दुनिया का बर्डन भी नहीं है तो हमारे मन में, हमारे ऊपर, हमारे शोल्डर्स पे बहुत बर्डन है। अपने आप को प्रूव करने का जज्बा रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, दिखता है कि दूसरे लोग ये कर रहे हैं सोशल मीडिया में, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, जेलेसी भी आता है। तो उन सबको ओवरकम करके, अपने विचारों को काम करके, जो आपको अच्छा लगता है उसमें अपनी पूरी ताकत डालिए। आई एम श्योर आपको अपना रास्ता मिलेगा, और इस मुश्किल समाज में, मुश्किल दुनिया में एक अच्छा जगह बनाने का, एक शांत अपनी जगह बनाने का आपको मौका मिलेगा। मेरा भी मोटिवेशन यही रहता है बाबा कि इस चैनल को चलाने के पीछे मेरे मेन फोकस दूसरा चैनल है। मतलब अगर मॉनिटरी टर्म से बात करूँ तो एक टेक चैनल मैं ओन करता हूँ, अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ करता हूँ, और मेन पैशन जो है एक्टिंग के थ्रू है।
साथ में बिजनेस भी है। इस चैनल का होल पर्पज़ ये है कि मैं लोगों तक एक्चुअली वो चीज़ें पहुंचा पाऊँ जो भी अच्छे लोगों के थ्रू अच्छी बातें मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। नॉलेज हो गया, डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं तो बहुत हेल्थ टिप्स हम पहुंचा पाते हैं, अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग लोगों की जो भी एक्सपर्टीज़ है वो सब हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मीडियम ही वही है। और जनरली जो मेरे बाकी पॉडकास्टर्स फ्रेंड्स हैं रायपुर के या कहीं के भी जो अलग अलग पॉडकास्ट चैनल्स ओन कर रहे हैं, अभी बहुतों का ये है कि व्यू गेम एक होता है कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, नंबर्स कितने आ रहे हैं। मेरे को बोलते भी कि भाई तू तो क्वालिटी अच्छी दे रहा है, कंटेंट अच्छा दे रहा है, व्यूज़ क्यों नहीं? क्योंकि मैं लाता स्पेशलाइज चीज़ें हों जिसकी ऑडियंस नीश है, लेकिन वो ऑडियंस बहुत लॉयल, बहुत अच्छा फील करती है कि कंटेंट उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। सो ये हमेशा मोटिव होता है कि भले महीने में एक पॉडकास्ट आ रहा हो, महीने में 4 आ रहे हो, जितने भी आ रहे हो वो क्वालिटी कंटेंट हो और एक अच्छे पर्सनल के साथ हो जिसकी वजह से हम लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचा पाए। सो बहुत डिफिकल्ट है अपने पर्पस के लिए ट्रू रह पाना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कमेंडेबल। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए बाबा, वंस अगेन। थैंक यू सो मच।